नमस्कार, मैं हूं शेखर और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। मोदी सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच एक बड़ा ऐलान कर सबको चौंका दिया है। उन्होंने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। इसने एक तरह से विपक्ष के जो मुद्दे हैं उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। वहीं विपक्ष का कहना है कि ये मोदी सरकार ने जो ये ऐलान किया ये उनकी जीत है। हम आएंगे राहुल गांधी पे। राहुल गांधी ने इसका पूरा श्रेय लेते हुए कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आज बड़े बड़े होर्डिंग्स दिल्ली के विभिन्न इलाकों में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर को एक बड़ी दिलचस्प बात है कि उन्हीं के पिताजी पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव गांधी ने सन 1990 में जब वीपीसी की सरकार थी, उन्होंने मंडल कमीशन को लागू करने का फैसला किया था, तो राजीव गांधी ने उसका विरोध किया था और इसको भारत के विकास में एक विरोधी तत्व बताया था। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर 1990 से लेकर जो 2025 तक का सफर था, कांग्रेस के उसमें इतना बदलाव, रणनीति में इतना बदलाव क्यों आया? इसमें कोई सियासी चाल है या वो सच में चाहते हैं कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को उनका बेनिफिट मिल सके? हमारे साथ बने हुए हैं द फेडरल देश के वरिष्ठ सहयोगी ललित राय। ललित जी, पहला सवाल, हम पहले 1990 से शुरुआत करते हैं, जब मंडल कमीशन आया था और मंडल बनाम कमंडल एक बहुत बड़ा उपक्रम बना था, देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे, तो हम वहां से शुरुआत करते हैं। जी शेखर, तो देखिए 1990 का 1980 से, इनफैक्ट जो 1980 से लेकर के 1990 का जो दशक है, और 1990 ही नहीं, 2000 तक की आप बात करिए, 1980 से लेकर के 2000 तक काफी उथल पुथल का दौर रहा है। 1980 का जिक्र इसलिए जरूरी है कि उसके ठीक 2 साल पहले बीपी मंडल एक कमीशन बनता है जो जाति के गणना को लेकर के, और जाति गणना की जो रिपोर्ट आती है वो 2 साल के बाद 1980 में आती है। और जब रिपोर्ट आती है तो उस समय जनता पार्टी की सरकार सत्ता से बाहर हो जाती है, इंदिरा गांधी सत्ता में आती है, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो होती है वो ठंडे बस्ते में दबा दी जाती है। 80 से लेकर के 90 के बीच का जो दशक है, आपने देखा होगा कि पंजाब में सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है बहुत तेजी के साथ चल रहा था, बढ़ गया था, और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आप जानते ही जानते हैं। ठीक उसी समय जम्मू और कश्मीर में भी जो है इंसर्जेंसी ने पांव पसारना शुरू कर दिया था, और जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी ने जब पांव पसारना शुरू कर दिया था, ठीक उसी के साथ साथ जो है राम मंदिर मूवमेंट भी अब एक आधार बनाने लगा था। मतलब लड़ाई तो पहले से चल रही थी, मूवमेंट तो पहले से चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उसको काफी एक एक्टिवली वो मूवमेंट जो है चलाया जाने लगा। तो 1984 से लेकर के 1989 के बीच में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे इस देश के, तो उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और आपने देखा कि बहुत सारे घोटालों के आरोप लगे, जिसमें बोफोर्स घोटाला प्रमुख था। और 1989 में जब इलेक्शन हुआ तो उसमें बीपी सिंह की सरकार आई, पहली बार 1976 के बाद पहली बार गैर कांग्रेस सरकार जो है वो सत्ता में आई। लेकिन बीपी सिंह की जनता दल की सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत नहीं थी, उसको बैसाखी की जरूरत पड़ी थी, और भारत की राजनीति में पहली बार कांग्रेस मुक्त करने के लिए, सत्ता से कांग्रेस को बाहर करने के लिए, दो बड़े वैचारिक तौर पे विरोधी जो दल थे, बीजेपी और लेफ्ट पार्टियां, इन दोनों ने बाहर से सरकार को समर्थन दिया। और उस दौरान क्या है कि अलग अलग तरह की परिस्थितियों का निर्माण हुआ, और बीपी सिंह ने 6 सितंबर 1990 को एक फैसला किया कि अब जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इस देश में लागू किया जाएगा। आज तक जो ओबीसी जो बिरादरी है, जिसका हक नहीं मिला, उस हक को हम देने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। और इसको लेकर के आप जानते हैं कि 1990 से लेकर के कम से कम 1992 तक का जो एक फेज था, 1991 तक का जो फेज था, वो बड़ा स्टॉर्मी था। विरोध में जो अपर कास्ट के स्टूडेंट्स थे, लड़के थे, वो सड़कों पे उतर आए, और उसी दौरान जो है 1990 में राजीव गांधी संसद के अंदर कहते हैं कि आप देखिए कि माहौल क्या बना हुआ है। वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में टेररिज्म जो जिस तरीके से पांव पसार चुका है, जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों का जो है वहां से एक्सोडस हुआ, बाहर आए, इन सब परिस्थितियों का एक दबाव था कि बीपी सिंह की सरकार को यह फैसला लेना पड़ा, और आज की डेट में ये फैसला वाजिब नहीं है, ठीक नहीं है। उन्होंने अपने विरोध को दर्ज कराया कि अभी जो भारत की जो मौजूदा स्थिति है, हालात बने हुए हैं, उसमें इस तरह का फैसला जो है सही नहीं है, उसको टाला जा सकता था। इसके साथ ही साथ जो दूसरी बात वो कहे जो है कि भाई ठीक है, आप ओबीसी को
लाते हो, उसके लिए रिजर्वेशन की बात करते हो, तो उसमें क्रीमी लेयर का जो एक मसला है उसको आप भूल क्यों जाते हो? क्रीमी लेयर को समझना और जानना बहुत जरूरी है। आखिरकार उन्होंने उदाहरण भी दिया कि सपोज करिए कि कोई भी ऐसी कम्युनिटी है जो कि पिछड़ी रही है और उससे कोई भी एक शख्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बना, उसके बाद वो कैबिनेट मिनिस्टर बना या मंत्री बना, और उसके बेटे को कहाँ हक ये बनता है कि वो आरक्षण का फायदा उठाए। तो उस समय क्या है कि सदन के अंदर ही कुछ लोगों ने सवाल पूछा राजीव गांधी से कि कम से कम आप बताइए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि इसमें से कोई केवल वो एक की भी बात करते हैं। तो यानी कि वैचारिक तौर पर उस समय क्या है कि सैद्धांतिक तौर पे और वैचारिक तौर पर राजीव गांधी का विरोध जो है जाति गणना को लेकर के था और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लेकर के था। लेकिन देखिए कि समय का चक्र बदला है और 1990 के बाद 2025 के इस साल में 35 साल के बाद उनके बेटे राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देखो आखिरकार जो मोदी सरकार को दबाव में, हमारे दबाव में, यानी कि कांग्रेस पार्टी के दबाव में झुकना पड़ा और जा करके कास्ट सेंसस पर उनको सहमति देनी पड़ी और ये हमारी जीत है। और सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में दिल्ली की सड़क पर पोस्टर भी लगे जिस पोस्टर पर लिखा था कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो यानी बिल्कुल। कि देखा जाए कि वही कांग्रेस पार्टी है जो 90 में अप्रोच अलग था, 35 साल के बाद अप्रोच बदला। और इससे भी बड़ी बात है शेखर जो है कि थोड़ी और पहले की बात करेंगे कि 1951 में पूरी तरीके से जो कास्ट बेस्ड जो सेंसस था उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिरे से खारिज कर दिया, इंप्लीमेंट नहीं किया। लेकिन 10 साल के बाद 1961 के साल में जवाहरलाल नेहरू की तरफ से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक सलाह जाती है राज्य सरकारों को कि यदि वो चाहे तो अपने स्टेट में वो ओबीसी मतलब जातियों की जनगणना, मतलब ओबीसी जाति जनगणना जो है करा सकते हैं यदि वो चाहे तो 1961 में। लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद 1961 से लेकर के 2010 के पहले, मतलब 2011 में जब सेंसस होता है तो उसमें एसईसीसी, इसमें सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस की बात जोड़ी जाती है। ये बात अलग है कि उसके डेटा को कभी सार्वजनिक 2011 के बाद नहीं किया गया, जबकि कांग्रेस की सरकार 2011 से लेकर के 2014 तक बनी रहेगी। 2014 में एनडीए की सरकार आती है जिसकी अगुवाई नरेंद्र मोदी करते हैं। तो कुल मिलाकर कहते हैं कि कांग्रेस का जो इस पे एक क्रेडिट लेने की एक होड़ लगी, तो लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार भाई आपका इतिहास तो यही रहा ना कि 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस पर ब्रेक लगाया और उसके बाद 1990 में जब बीपी सिंह ने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए बैकवर्ड कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट करते हैं, तब भी विरोध है। लेकिन आज 35 साल के बाद आपके रुख में परिवर्तन नजर आता है। और 25 की बात छोड़ दीजिए, 2011 में जब आपकी सरकार थी, आप जातिगत जनगणना भी कराते हैं, उसमें जोड़ते भी हैं, लेकिन उसकी डेटा को रिवील नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं यह हिपोक्रेसी है जो कि साफ तौर पे नजर आ रही है। जी शेखर। जी। तो जैसे कि राहुल गांधी ने भी माना है कि 10 साल उनकी जो गवर्नमेंट रही, यूपीए गवर्नमेंट रही, उनकी सरकार रही, 2011 से 14 तक जब सेंसस की बात आई थी तब भी उन्होंने जाति जनगणना नहीं कराई, कास्ट सेंसस नहीं कराई, लेकिन वो अभी बुरा मानते हैं। लेकिन अब वो कहते हैं कि हम सरकार पे इतना दबाव डालेंगे कि वो जाति जनगणना कराएगी। पहले जब संसद में उन्होंने भाषण दिया था ऐलान के पहले, उसके बाद वो ये कहते हैं कि हम अपने स्टेट जहां भी हमारी सरकार है वहां जातिगत सर्वे कराएंगे। तो राहुल पिछले जो हम देखे जाए जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक का सफर, देन अब राहुल गांधी भी जब सियासत में पहले आ चुके थे वो, लेकिन 2014 तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा पाए। तो इन 10 सालों में उन्होंने उनको ऐसा क्या दिखा, क्या लगा कि उनको जातिगत जनगणना इतनी अहमियत लगने लगी उसकी? देखिए शेखर, 2014 के बाद 2014, 2019, 2025 आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन 2014 में कितना खराब रहा, 2019 में कितना खराब हुआ, 2025 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ। और उस इंप्रूवमेंट के पीछे आप देखेंगे कि यूपी में जब पीडीए का नारा अखिलेश यादव लगा रहे थे तो कहीं ना कहीं मतलब कांग्रेस के नेताओं को भी ये लगने लगा था, इंडी गठबंधन के नेताओं को भी लगने लगा था कि अल्टीमेटली एक ऐसा मुद्दा है कि जिसके जरिए वो जो मैजिक फिगर है, जो 272 का मैजिक फिगर है, जो कुर्सी की लड़ाई है, जो सीट की लड़ाई है, उसको वो हासिल कर सकते हैं। और आप नतीजों को भी देखिए कि उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में जहां कांग्रेस ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो वो जीरो नजर आती है, जीरो नजर लेकिन आती है। 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस को उसका फायदा होता नजर आया। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस अगर उसको बड़े एक फलक्रम पे देखती है, बड़े परिप्रेक्ष्य में देखती है, तो उसको ये लगता है
कि कहीं ना कहीं एक सोशल इशू है और ये एक ऐसा मुद्दा है जो आज की हकीकत है, वो जरूरत बन गया है और उसके बिना सहारे हम अपनी सत्ता की लड़ाई को नहीं लड़ सकते, उसके लिए जरूरी है। तो उन्होंने अपने नजरिए में परिवर्तन किया। लेकिन आप देखिए कि इतिहास जो होता है ना, वो किसी का भी इतिहास पीछा नहीं छोड़ता है। आप बेशक आप अपनी ऐतिहासिक गलतियों के लिए आप क्षमा मांग सकते हैं, आप माफी मांग सकते हैं, लेकिन इतिहास जो होता है वो बहुत ही निर्मम है और वो बहुत ही कठोर तरीके से मूल्यांकन करता है। तो ये ऐतिहासिक तौर पर और भारत की राजनीतिक दस्तावेज में ये बात तो दर्ज है कि 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी देश की यूनिटी के नाम पर, कि अगर कास्ट बेस्ड जो है अगर सेंसस कराया जाता है तो देश की यूनिटी को खतरा होगा, तो उन्होंने एक फैसला किया। लेकिन ये कि 1961 में 10 साल के बाद फिर उनका नजरिया बदला और उन्होंने स्टेट पे छोड़ दिया। फिर बाद में 1990 में राजीव गांधी उसके खिलाफ ही नजर आए। तो कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं समय समय पर कांग्रेस की तरफ से इस तरह की बातें की जाती रही हैं जो उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस जब इस तरह की बात आज भी कर रही है तो बीजेपी की तरफ से बीजेपी के सारे कद्दावर नेता बार बार वही कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया आप उसको याद रखिए, आपके पिताजी राजीव गांधी 1990 में क्या बोल रहे थे, संसद के पटल पर क्या बोले हैं उसको याद रखिए। तो वो पीछा छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन शेखर सबसे बड़ी चीज है कि आप ये देखिए कि जाति जनगणना अगर बिहार के रिजल्ट को देखें तो 63% 63% ओबीसी बिरादरी है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो इस नंबर को कोई भी राजनीतिक दल इग्नोर नहीं कर सकता। अल्टीमेटली सत्ता की लड़ाई में, कुर्सी की लड़ाई में नंबर्स ही मैटर करता है, वोट्स मैटर करते हैं। और यदि आपके पक्ष में लोग खड़े नहीं होंगे तो आप कभी भी विधानसभा या लोकसभा तक नहीं पहुंच सकते। तो स्वाभाविक तौर पे है कि अब दिमागी तौर पे परिवर्तन हुआ है और खास तौर से क्षेत्रीय दल जितना मुखर तौर पर इस तरह की, क्योंकि क्षेत्रीय दलों की लिमिटेशन है कि वो एक क्षेत्र की राजनीति उनको करनी है, एक प्रदेश की राजनीति करनी है, तो उनके मुद्दे बहुत सीमित रहते हैं, वो उसका नेशनल कैरेक्टर नहीं होता है। लेकिन यह है कि अगर उसका नेशनल कैरेक्टर ना होते हुए भी अगर उस मुद्दे को उठाएंगे तो राष्ट्रीय दलों के सामने एक मुश्किल हो जाती है कि वो आखिरकार उसका काउंटर कैसे करें। तो ये स्थिति है कि क्षेत्रीय दलों का की अति सक्रियता की वजह से बीजेपी या कांग्रेस को मजबूर होकर के ये सोचना पड़ा कि लेटर सुनर हमें कहीं ना कहीं कास्ट सेंसस के नाम पर कुछ न कुछ अपना दिमाग बनाना पड़ेगा। और कांग्रेस ने एक साल पहले ही इस पर अपना दिमाग बना लिया। इसीलिए आप पाएंगे कि राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि हम कास्ट सेंसस भी कराएंगे और उसके बाद जो नतीजा आएगा उसके हिसाब से रिजर्वेशन भी देंगे। तो कुल मिला करके कि आगे की जो राजनीति है शेखर वो बहुत ही दिलचस्प रहने वाली है। लेकिन उससे भी जुड़ी एक बात है कि कांग्रेस जितना एक्टिवली इस मुद्दे को उठाएगी, क्या समाजवादी पार्टी यूपी में और राष्ट्रीय जनता दल बिहार में उसको डाइजेस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो जमीनी स्तर पर कांग्रेस जितना एक्टिव होती है तो इसका मतलब है कि उसी वोट सेगमेंट में वोटों का डिवीजन होना है। तो अब उस बात को कांग्रेस के मतलब जितनी प्रभावी तौर पे बात करेगी उसको ये पार्टियां किस तरीके से डाइजेस्ट करती हैं ये देखने वाली बात है। लेकिन 2024 के जो नतीजे आए हैं उसके हिसाब से आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि 2025 जो बिहार का विधानसभा चुनाव होना है, 2026 में कुछ विधानसभाओं के चुनाव होने कुछ अलग अलग राज्यों के, और 2027 में एकदम 2027 में यूपी का चुनाव होना है। तो ये हो सकता है कि तब तक थोड़ी सी नरमी चलती रहे कि भाई अल्टीमेटली हमारा कॉमन एनिमी कौन है, वो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमें कुछ सीटों के साथ समझौता करना पड़ जाए। उस समझौते को करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो आगे की जो राजनीति है शेखर वो बहुत ही दिलचस्प रहने वाली है। जी ललित जी, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। 1978 की बात करते हैं, कमंडल मंडल कमीशन का फॉर्म हुआ। 1980 में रिपोर्ट सौंप दी। फिर इतना, और जब बीपीसी की सरकार आई 1990 में तब वो इम्प्लीमेंट हुआ। तो इतना लंबा सफर, 12 सालों का सफर, इस दौरान क्या हुआ ऐसा कि इतना लंबा सफर तय करना पड़ा मंडल कमीशन को, जबकि इम्प्लीमेंट तो होना ही था। देखिए शेखर, सबसे बड़ी चीज है कि यही तो विषय है। मतलब बार बार ये लोग आम पब्लिक भी ये कहती है कि कांग्रेस को इतना टारगेट बीजेपी क्यों करती है या विरोधी दल कांग्रेस को टारगेट क्यों करते हैं, जब समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां साथ में नहीं थी, आरजेडी जैसी पार्टियां साथ में नहीं थी, तो वो भी कोसते थे कांग्रेस पार्टी को। वो तो समय का और परिस्थिति की, वो भी इन्हीं के विरोध से ही ये पार्टियां निकली हुई है एकदम से देखा जाए। आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो है पर पूरी भारतीय राजनीति को आप देखिएगा जो, तो मैक्सिमम रूट तो कांग्रेस से ही है कि किसी वजह से कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा है और बाद में
अलग अलग वजहों से लोगों ने अपनी अपनी एक अलग लाइन ली, अलग पार्टी बनाई, कुछ को कामयाबी मिली, कुछ राजनीतिक गुमनामी में चले गए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आज की भी डेट में देखा जाए तो कांग्रेस के खिलाफ यही बात जाती है कि भाई 1980 में अगर रिपोर्ट आती है, आप ये कहते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक तौर पर जो डाउन ट्रॉडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको मेन स्ट्रीम में जोड़ना है, तो 1980 से लेकर के 90 तक 10 साल का लंबा समय होता है, आप भूल क्यों गए? आपको क्यों नहीं याद आई? 1990 में बीपी सिंह के सामने जो भी कुछ वजह रही हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मैटर रहा हो, और अब देखिए कि जम्मू कश्मीर का मैटर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आप पैरेलल देखिए क्या है कि जब जाति जनगणना की बात, मतलब कल कल तो ये था जो है कि पहलगाम के मुद्दे पर, पाकिस्तान के मुद्दे पर, तब भी कश्मीरी मुद्दा, तब भी हाँ, कश्मीर मुद्दा था, आज भी कश्मीरी। आज भी देखिए मतलब कितना मतलब कोइंसिडेंस है कि तब भी जो है जब बीपी सिंह भी मतलब मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट किए तो भी जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस है, वो बड़ा मुद्दा था। और इन वहां पे मिलिटेंसी जो है वो क्या थी कि बहुत ही ज्यादा अपने पीक पे थी, जो है मतलब अपने पीक पे थी। और ये कहा जाता है कि बीपी सिंह के ऊपर बहुत सारा प्रेशर था, उस प्रेशर को जो है वेंटिलेट करने के लिए उन्होंने मंडल कमीशन का सहारा लिया। कुछ लोग ये कहते हैं कि बीपी सिंह को अंदर खाने कहीं चौधरी देवीलाल से दिक्कत हो गई थी, तो उनको वेंटिलेट करने के लिए मंडल कमीशन को ला दिए। और मंडल कमीशन को लाने के बाद जो है बीजेपी और बीपी सिंह की सरकार के बीच में एक अनडिक्लेयर्ड एक सहमति बनी हुई थी कि आप मंडल पर कोई बात नहीं करोगे और हम कमंडल का मुद्दा नहीं लाएंगे। तो आप देखेंगे कि 1990 का साल कितना डिसाइसिव है कि मंडल कमीशन इंप्लीमेंट होता है, फिर उसके बाद बीजेपी की तरफ से रथ यात्रा शुरू हो जाती है और राम मंदिर मूवमेंट को एक अलग कलेवर के साथ पेश किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी बात की रही है कि कांग्रेस जब कभी भी किसी मुद्दे पर बात करती है या बीजेपी को घेरने को कहती है तो उसका इतिहास जो है पीछा नहीं छोड़ता, और इतिहास जो उसको मतलब पीछा करता रहता है, और कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ये बात सच है कि समय काल परिस्थिति बदलता रहता है, कोई जरूरी नहीं है कि 15 साल पहले की जो स्थिति रही हो वो स्थिति आज भी हो, 15 साल पहले का जो नजरिया हमारा किसी सब्जेक्ट को लेकर रहा हो आज वो भी हो। और राजनीति जो है वो स्टैटिक नहीं है, राजनीति वो बहते पानी की तरह है, डायनेमिक है। तो निश्चित तौर पे विचारों में परिवर्तन समय के हिसाब से होना स्वाभाविक है। आप देखेंगे कि 21वीं सदी का युग है जिसमें सबके हाथ में मोबाइल है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे एसी दफ्तर में अच्छी सीट पर बैठ करके कोई अफसर हो या कर्मचारी हो, इंफॉर्मेशन सबके सामने है, सबके पास है। आज रिक्शा वाला भी जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, कास्ट सेंसस की रिपोर्ट को यूट्यूब के जरिए वो उसको सुनता है, समझता है, वो भी अपनी राय बनाता है, और उसके बाद अच्छे अच्छे दफ्तरों में, आलीशान दफ्तरों में बैठे हुए लोग भी राय बनाते हैं। तो निश्चित तौर पे नजरिया, इतिहास सबके सामने है। पहले तो क्या था कि एक्सेस नहीं था तो बहुत सारे लोग जान नहीं पाते थे, लेकिन अब तो 1947 से लेकर के 2025 तक क्या क्या हुआ है और किन किन राजनीतिक दलों का क्या क्या रुख रहा है, ये पब्लिक डोमेन में है। तो अब किसी को कोई बरगला नहीं सकता। अब सभी सभी लोग जो कम से कम इतने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं और आजाद भी हैं और उसकी व्याख्या भी करते हैं और उसके हिसाब से फैसला करते हैं। तो शायद कांग्रेस को लगा हुआ कि अब मन और मिजाज जो पीछे की कुछ गलतियां रह गई, और गलतियां भी नहीं होती, राजनीति में कभी गलत कुछ होता ही नहीं है, राजनीति तो हमेशा विकल्प दे ही देता है। हर फैसले को जायज ठहराने के लिए और हर फैसले को का क्रिटिसिज्म के लिए वो इतना स्पेस दे देता है, और उसी का फायदा राजनीतिक दल उठाते हैं। इसीलिए आप पाएंगे कि जब पत्रकार बिरादरी भी बड़े बड़े सवाल, कठिन सवाल राजनेताओं से पूछती है तो राजनेता इन्हीं स्पेस का सहारा लेकर के दाएं बाएं हो लेते हैं, और उसके बाद जो जनता वो ठगी सी महसूस करती है कि सवाल क्या पूछा गया था, नेताजी की तरफ से जवाब क्या आना था, सवाल का जवाब जो है नेताजी ने दिया ही नहीं। और ये हकीकत है कि इंडियन पॉलिटिक्स की, और पॉलिटिक्स एज ए होल पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे कि कभी भी सवालों का सीधा जवाब मिलता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं मिलता है कि वो अपने आगे पीछे स्पेस बना लेता है, और वो स्पेस ही गुंजाइश देता है। तो आप देखिए कि आगे की राजनीति तो बहुत ही दिलचस्प रहने वाली है। ठीक है, ठीक है। ललित जी, तो मतलब कुल मिला के ये रहा कि आज की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, उनको बेमतलब के बेतुके बयान से उनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात ये देखने वाली होगी कि आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठता है, यानी कि जो जाति जनगणना का ऐलान किया गया है उसका फायदा कौन ज्यादा उठाता है। क्या ये सिर्फ सियासत है या गरीब तबके को राहत पहुंचाने की एक कवायद है। तो आने वाले समय में भी हम इन मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे और ऐसे ज्वलंत मुद्दों को उठाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू ललित राय, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू शेखर, थैंक यू।